नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 जून 2023 के करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सैटरडे है तो बहुत ज्यादा न्यूज यहां पे है नहीं जो कि डायरेक्टली एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, बट फिर भी जीएस पेपर वाइज मैं यहां पे आपके साथ ठीक ठाक इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करूंगा। एडिटोरियल के चारों आर्टिकल्स डिस्कस होंगे और 6 लगभग इंपॉर्टेंट न्यूज हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लीजिए। मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। साथ साथ दोस्तों, जो लोग मेरे एजुकेशन ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, वहां पे भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप में जो पीडीएफ है उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन में नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, तो वो मैं आपको यहां पर्टिकुलर वीडियो में समझाता हूं। अगर आप सिर्फ पीडीएफ देख रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि कैसे वो इंपॉर्टेंट, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से यूपीएससी के पेपर के हिसाब से ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा देना। सबसे पहले एडिटोरियल एनालिसिस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। पहली न्यूज है गुड एंड बैड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में यहां पे बात आ रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में बात है दोस्तों, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप जीएस पेपर 3 देखते हो, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, जीएस पेपर 3 के अंदर अगर आप साइंस एंड टेक के सेक्शन में जाते हो तो वहां पे रीसेंट डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ और अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 3 के अंदर ये पर्टिकुलर न्यूज सीधे काम की है आपकी। अब यहां पे आर्टिकल समझते हैं। बात की जा रही है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो नया डाटा क्रिएट कर सकता है, और आज की दुनिया में बहुत प्रकार के जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट को जनरेट करना, एक आर्टिकल को जनरेट करना, इमेजेस को जनरेट करना, ओवरऑल कोड्स को जनरेट करना। जी हाँ, लैंग्वेजेस के कोड्स तक जनरेट किए जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो यूजर के रिक्वेस्ट के आधार पर और ओवरऑल एक सिस्टम की कैपेबिलिटी के आधार पर, ओवरऑल ऑर्डर के हिसाब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। और खास बात दोस्तों ये है कि इसकी एफिशिएंसी और ओवरऑल कैपेबिलिटी इतनी है ना कि लोग चिंता में आने के बजाय एकदम से सरप्राइज हो जाते, भौचक्के हो जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। एक कॉम्प्लेक्स आर्टिकल, एक बेसिक ह्यूमन माइंड को या हमारे आपके जैसे लोगों को भी जो आर्टिकल लिखने में आधा घंटा चला जाए या मान लो 1-2 घंटे चले जाएं, वो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर 10 सेकंड में टाइप कर देता है, इंटरनेट को एक्सप्लोर करके, ज्यादा से ज्यादा आधे मिनट में। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैट जीपीटी चैट बॉक्स है, ये इंटेलिजेंस को आज की डेट में मिमिक करता है, और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एबिलिटीज हैं उसको डिफाइन करता है, उसके पैरामीटर्स को डिजाइन करता है, और उसके पैरामीटर्स लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क्स के थोड़ा बैक्ड है। न्यूरल नेटवर्क्स तो इंसान के ब्रेन के अंदर जो न्यूरोलॉजी का कंसेप्ट है, जो कॉम्प्लेक्स आप कह लो आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर को मिमिट करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेटवर्क्स बनाए गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर एक इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी भी है, वैसी इंटेलिजेंस जो हमारी ब्रेन के अंदर होती है। हालांकि उसमें जो इमोशनल सेट है उसको हम पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर पाए, बट उसके ऊपर भी यहाँ पे कोशिश चल रही है। तो सफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर के साथ, न्यूरल नेटवर्क के साथ, ओवरऑल आज की डेट में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेटिव नेटवर्क नए एंटीबायोटिक्स ढूंढ सकते हैं, नए एलॉयज बना सकते हैं, एंटरटेनमेंट और कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत सी चीजें आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये डाटा को भी फॉल्सीफाई कर सकते हैं। कई बार ये देखा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा गया और उस आर्टिकल में बहुत प्रकार की गलतियां निकल आई। तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है आज की इस पर्टिकुलर फास्ट मूविंग डिजिटल एज में कि जो डाटा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट हो रहा है, हम ये सेग्रीगेट कर पाएं कि उसमें सच क्या है और गलत क्या है। और ये सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्या है, टैलेंटेड लोग दुनिया में बहुत हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर टैलेंटेड आदमी अपने टैलेंट के आधार पर सही काम करे। आपने बहुत सी मूवीज देखी होंगी पॉपुलर में, ओशंस 11 हो गई, इस प्रकार की मूवीज में क्या दिखाया जाता है, एक मनी हीस्ट करके सीरीज आया था कि इंसान अपने दिमाग को, टैलेंट को इस्तेमाल करके गलत काम करता है, चोरी करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पावर है, एक टैलेंट है, और उस पर्टिकुलर टैलेंट के बेसिस पे आप गलत काम भी कर सकते हो अच्छे कामों के साथ। तो जो बैड फेथ एक्टर्स हैं वो जब अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इवॉल्व कर लेते हैं, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरनाक हो जाता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव इंपैक्ट को मिटिगेट किया जाए। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो
तो जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े पायनियर हैं, उन्होंने सिंगल सेंटेंस में ओवरऑल इंपॉर्टेंस बताई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिटिगेट करने की। क्या है? मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी अ ग्लोबल प्रायोरिटी अलोंगसाइड अदर सोसाइटल स्केल रिस्क सच एज पैंडेमिक्स एंड न्यूक्लियर वॉर। तो जिस प्रकार से हमें पैंडेमिक को कम करना है, न्यूक्लियर वॉर के खतरे को अवॉइड करना, उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को भी हमें रोकना है डिसऑनेस्ट एक्टर्स के द्वारा। और बेसिकली जितनी सिंपलिस्टिक तरीके से इस मिसयूज को रोकने की बात की जाती है, उतना ही कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक है। समझ गए? तो ये सब बातें ओवरऑल बताई गई। तो इनर वर्किंग ऑफ एआई मॉडल्स में स्क्रूटेबिलिटी लेके आनी, स्क्रूटनी लेके आनी, अभी वो इनस्क्रूटेबिलिटी है उसकी। कॉपीराइटेड डाटा का इस्तेमाल, ह्यूमन डिग्निटी और प्राइवेसी को इग्नोर करना, इंफॉर्मेशन को फॉल्सिफाई करना, ये कुछ बड़े कंसर्न्स हैं आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको जरूर हम इवॉल्व कर रहे हैं, उनकी पावर को जरूर हम बढ़ा रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमको ये भी ध्यान रखना है कि भारत सरकार को लॉन्च करना और मेंटेन करना एक ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क प्रोफाइल, सैंडबॉक्स R&D इन्वायरमेंट्स बना के रखने हैं, ताकि जो पोटेंशियली हाई रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर एक वॉचफुल आई रखा जा सके, उनको चेक किया जा सके। यहां पे अगर आप इन एक्शन को प्रमोट करते हो तो ओवरऑल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल डेंजर्स को सोसाइटी में बढ़ा दोगे। तो हमें हार्नेस करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे कामों के लिए। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। रीसेट टाइम, यहां पे बात हो रही है जीएसटी कलेक्शंस की। द करंट रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स जीएसटी फ्लॉस। तो अभी रिसेंटली मई के महीने के जो जीएसटी के कलेक्शंस हैं वो बाहर निकल के आए हैं। अब यहां पे पर्टिकुलर न्यूज जीएस के कौन से पेपर के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो अगर आप यूपीएससी का जीएस पेपर 3 देखें तो उसमें जो इकोनॉमी वाला हेड है, इकोनॉमी वाले हेड के अंदर गवर्नमेंट बजटिंग वाला जो टॉपिक है, और एक है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डिप्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें ये पर्टिकुलर जीएसटी वाली न्यूज आपकी काम की है। वैसे तो ये जीएसटी वाली न्यूज जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए काम की है ही, बहुत सी जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली देखा जाए तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये बता दिया करो किसके अंदर है, तो वो मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जीएसटी के रिस्पेक्ट में कल मैं ऑलरेडी डाटा आपको बता चुका हूँ, थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के जो रेवेन्यूज हैं वो 11.5% क्रॉस कर गए हैं, 1.56 लाख करोड़ लगभग क्रॉस कर गए हैं मई में। और ऑब्वियस ही बात है, ये अप्रैल की इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करता है, ये मैंने अपने कल करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में बताया है। अब अप्रैल में जो कलेक्शंस थे वो मार्च की इकोनॉमिक एक्टिविटी को शो करता था, और मार्च है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आखिरी महीना। तो उस कंटेक्स्ट में मार्च में ऑब्वियस सी बात है जीएसटी कॉम्प्लायंसेस ज्यादा रहे होंगे, इसलिए अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन के फिगर्स हमें बहुत ज्यादा नजर आए। लेकिन अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन के फिगर्स के रिस्पेक्ट में मई के जीएसटी कलेक्शन के फिगर 16% कम है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि धीमा हो गया जीएसटी कलेक्शन, बट एक्चुअली में ये धीमा नहीं है दोस्तों। अगर आप देखो तो ये जो मई के कलेक्शंस हैं अप्रैल के बाद, ये अपने आप में भले ही 3 महीने में सबसे कम है, लेकिन तब भी एक ब्रॉडर पॉजिटिव ट्रेंड को दिखाते हैं। क्यों ट्रेंड को दिखाते हैं? क्योंकि पिछले 15 महीनों में लगातार जीएसटी रेवेन्यू 1.4 लाख के ग्रॉस कलेक्शंस को क्रॉस कर रहा है। और अगर आप देखो तो ये छठी बार हुआ है जब 1.5 लाख करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन जीएसटी रेवेन्यू का क्रॉस हुआ है, और उसमें से 4 ओकेजन्स तो 2023 में है। और ये सब तब हो रहा है दोस्तों जब अप्रैल के अंदर रिटेल इन्फ्लेशन 4.7% है, मतलब इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है। तो एक समय पे हम इन्फ्लेशन, महंगाई को भी थोड़ा कूल डाउन कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, और द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ा पा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने के लिए हम मार्केट में लिक्विडिटी को कम करते हैं, मार्केट में पैसे के, मनी के फ्लो को कम करते हैं, और जब मनी के फ्लो को कम करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम होती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है तो जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कम होता है। तो अगर ये हो जाए कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएं और टैक्स कलेक्शन को बढ़ा पाएं, तो ये व्यारे न्यारे वाली बात हो जाएगी। बाँछें खिल जानी चाहिए सरकार की, और वही यहां पे खिल रही हैं। ओवरऑल टैक्स कलेक्शन बढ़ता दिख रहा है और इन्फ्लेशन कम होता नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख के 10 से 12% की ग्रोथ रेट हम अपनी जीएसटी किटी में मेंटेन कर पाते हैं, तो ये सरकार के लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं होगा। एक और चीज यहां पे पॉजिटिव निकल के आ रही है, मई की जब इकोनॉमिक एक्टिविटी का डाटा निकाला गया, किसके हिसाब से? स्टैंडर्ड एंड पुअर के ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के हिसाब से। पीएमआई इंडेक्स के बारे में दोस्तों अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, अगर पीएमआई इंडेक्स 50 से ज्यादा है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक बूस्ट देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। और अगर पीएमआई इंडेक्स 50 से कम है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी घट रही है।
तो अगर आप देखो तो ये जो मई का महीना है, अक्टूबर 2020 से लेके अब तक का मैन्युफैक्चरिंग का सबसे अच्छा महीना है S&P की ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के हिसाब से। जो सेल्स है वो रिमाउंड हुई है पिछले 2 महीनों के बाद। जो होलसेल ऑटो सेल्स है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ और सेगमेंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप देखो तो जुलाई में जीएसटी रजीम के 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से जीएसटी इवेजन और फेक रजिस्ट्रेशंस को टैकल करने के लिए एक जंग सी छेड़ रखी है यहाँ पे भारत सरकार ने। अगस्त 2023 से जो ई इनवॉइसिंग है ये फर्म्स के लिए मैंडेटरी हो जाएगी, उन फर्म्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। ये अलग बात है कि भाई 2000 करोड़ के जो नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, 30 सितंबर तक उनको सिस्टम से बाहर निकालना है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा जीएसटी इन्फ्लेट होता नजर आएगा। तो क्या नवंबर दिसंबर से जीएसटी का कलेक्शन क्या कम होगा, ये सब बातें कुछ आगे आने वाले महीनों में पता चलेंगी। बट डेफिनेटली दोस्तों एक पॉजिटिव न्यूज है ये जीएसटी के रिस्पेक्ट में। तो लोकसभा पोल्स और जनरल इलेक्शंस को साइड रखते हुए जरूरी यह है कि भारत सरकार जीएसटी के मैकेनिज्म में जो थोड़ी बहुत एनॉमलीज हैं उन एनॉमलीज को भी सॉर्ट आउट करे। कैसी एनॉमलीज? जैसे कि गेमिंग और कसूनों के ऊपर जीएसटी टैक्स लगाना, पेट्रोलियम के ऊपर किस हिसाब से जीएसटी लगना चाहिए, ओवरऑल अल्कोहल जीएसटी के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जो आप कह लो कि इनपुट प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा जीएसटी है, फाइनल प्रोडक्ट्स के ऊपर कम जीएसटी है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वो यहाँ पे रिजॉल्व होना चाहिए। तो जो बहुत सारे डिसेंशंस चल रहे हैं यहाँ पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में जीएसटी के पॉलिसी एंगल को लेके और जीएसटी की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, कंपनसेशन को लेके, इसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे एक हेडवे, एक लीवे, एक स्पेस मिल गया है किसके थ्रू, ओवरऑल इस पर्टिकुलर जीएसटी के मैकेनिज्म के कलेक्शन के अंदर। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हैज अ कार्बन प्रॉब्लम। अब ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड हैज अ कार्बन प्रॉब्लम, ये कौन से जीएस पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो अगर आप पहुंचते हो दोस्तों जीएस पेपर 2 के अंदर, तो जीएस पेपर 2 के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इस इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि भाई यूरोपियन यूनियन हो गया, इसके साथ साथ बाइलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियन स्टेट्स। तो यूरोपियन यूनियन ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का इनिशिएटिव लेके आ रही है, ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव निगेटिवली इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो इसी रिस्पेक्ट में जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है ये पर्टिकुलर न्यूज इन्वायरमेंट से रिलेट करती है। तो जब ये इन्वायरमेंट से रिलेट करती है तो ये जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीएस पेपर 3 में दे रखा है ना इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तो अब सीबीएम के थ्रू यूरोपियन यूनियन तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कर रहा है ना। तो बेसिकली जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट जाती है। और फिर जीएस पेपर 4 क्या बात करता है? मॉरलिटी एथिक्स की बात करता है। तो जीएस पेपर 4 के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट जाती है अगर कोई केस स्टडी आ गई तो। इसीलिए दोस्तों कई बार मैं बताता नहीं हूं आपको कि कौन से जीएस पेपर के रिस्पेक्ट में न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी न्यूज इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड और उनका एम्बिट इतना बड़ा होता है कि वो बहुत पर्सपेक्टिव में काम की होती है। बहरहाल इसको डिस्कस करते हैं। तो भाई देखिए, न्यू दिल्ली को लगता है कि जो यूरोपियन यूनियन का की क्लाइमेट लॉ है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो ये जो इंडिया के कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं इनका जो एक्सपोर्ट है टू यूरोपियन यूनियन को कम हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन में इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उसमें कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स केवल 1.8% है, लेकिन वो है एल्यूमिनियम आयरन स्टील। अब एल्यूमिनियम आयरन स्टील का प्रोडक्शन आगे आने वाले 5 से 10-20 सालों में इंडिया बहुत तेजी से बढ़ाएगा, तो उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है यूरोपियन यूनियन। तो आज की डेट में ये सीबीएम जब 2026 से प्ले में आएगा तो ये 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए इंडिया को यहां पे गुस्सा आ रहा है, स्पूक हो रहा है, नाराजगी है इस पर्टिकुलर सीबीएम को लेके। और कहीं ना कहीं इसके रिस्पेक्ट में मुद्दा डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आप कह लो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म तक भी पहुंच सकता है। इस पर्टिकुलर डिबेट में सीबीएम में ट्रेड और इन्वायरमेंट में इंटरलिंकेज किया जा रहा है, और ट्रेड और इन्वायरमेंट में इंटरलिंकेज जब होगा तो इन्वायरमेंल लॉस का आप कह लो मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, मतलब उसका इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस अफेक्ट होंगे। ये बात यहां पे बोला जा रहा है। 2005 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 2005 में यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया था कि इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। बेसिकली एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम का ही ऑफशूट है ये सीबीएम। मैं समझाता हूं कैसे।
एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम अभी के लिए यूरोपियन यूनियन में चौथे स्टेज में। ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है दैट एम्स एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय अलाउइंग बॉडीज एमिटिंग जीएचजी टू बाय एंड सेल दीज एमिशंस अमंग देमसेल्व्स। तो यूरोप के डोमेस्टिक मार्केट में वो बॉडीज जो कि कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स का एमिशन कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रही हैं, तो अपने एमिशंस को खरीद बेच सकती हैं। तो जो ज्यादा एमिशन कर रहा है वो कम एमिशन करने वाली कंपनी से एमिशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स खरीद लेगा और ओवरऑल अपनी डोमेस्टिक कॉम्प्लायंस को पूरा कर देगा। लेकिन ये जो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है ये सिर्फ अप्लाई हो रहा था डोमेस्टिक कंपनीज ऑफ यूरोपियन यूनियन पर। यूरोपियन यूनियन के अंदर से एक आवाज उठी कि भाई हम जो यहां पे पैदावार कर रहे हैं उसके ऊपर तो आपने कंप्लायंसेस लगा दिए, लेकिन जापान जो स्टील भेज रहा है, इंडिया जो स्टील भेज रहा है, चाइना जो स्टील भेज रहा है, साउथ कोरिया जो स्टील भेज रहा है, उसका क्या? वहां के अगर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन में पहुंच गए उनके ऊपर तो कोई एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लग नहीं रहा। तो यूरोपियन यूनियन ने बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा के ओवरऑल इस कार्बन लीकेज को रोकने के लिए एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर ना लागू करके दुनिया भर की वो कंट्रीज जो कि स्टील बना के यूरोपियन यूनियन के मार्केट में एक्सपोर्ट करती हैं कार्बन इंटेंसिव तरीके से, उसके ऊपर लागू करने के लिए सीबीएम ले आए। तो सीबीएम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड ले आएगा ईयू की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए, और बाहर से जो कंट्रीज कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को ईयू में एक्सपोर्ट कर रही है उनके ऊपर। अब इस बात को लेके कहीं ना कहीं इंडिया को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कार्बन एमिशन नॉर्म्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स को इंडिया के अंदर फुलफिल कर पाना हमारे एक्सपोर्टर्स के द्वारा स्टील और आयरन सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन सेक्टर में काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो ईटीएस का एक्सपेंशन है सीबीएम, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन द लॉन्ग रन, ये यहां पे बोला जा रहा है। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस सीबीएम को लीगली यहां पे लाया जा सकता है और क्या लीगल आप कह लो रिस्ट्रिक्शंस या कह लो लीगल अपोजिशन इंडिया यहां पे इंस्टीट्यूट कर सकता है। देखिए डब्ल्यूटीओ के लॉ का एक पर्टिकुलर कॉर्नर स्टोर प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आप दो कंट्रीज, दो पार्टनर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जो पॉलिसीज आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में इंप्लीमेंट कर रहे हो वही आप डब्ल्यूटीओ के बाकी मेंबर कंट्रीज के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे। ये प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का। अब यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल सही है भाई। यूरोपियन यूनियन का ये बोलना है कि साहब देखो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी ईटीएस चालू है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, तो जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स के ऊपर, डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर खर्चा हम लोग डाल रहे हैं एमिशन ट्रेडिंग का, वही खर्चा तो हम इंपोर्टेड आइटम पे डालेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? हमने तो डब्ल्यूटीओ के किसी प्रिंसिपल को वायलेट नहीं किया। ऐसा बोलना है यहां पे यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, तो इसको नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से ही बनाया जा रहा है और ओवरऑल रेट यहां पे कैसे तय किए जाएंगे? तो देखिए वीकली आधार पर जो भी एवरेज रेट होंगे एमिशन सिस्टम के, उसके हिसाब से ही इंपोर्ट के ऊपर यहां पे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। अब इस बात को लेके इंडिया जैसी कंट्रीज को प्रॉब्लम है। इंडिया बोल रहा है कि ये बातें इतना सीधी नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है। ये जो पर्टिकुलर ईटीएस सिस्टम का एक्सपेंशन किया जा रहा है सीबीएम के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे कैचेस हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्टील क्या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में बना है या फिर ब्लास्ट फर्नेस में बना है? अब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में बना स्टील या ब्लास्ट फर्नेस में बना स्टील, इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आप जब यूरोपियन यूनियन के अंदर सामान एक्सपोर्ट करोगे तो वहां पे ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी। अब डब्ल्यूटीओ का जनरल प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट देखना है, इंटरवीनिंग स्टेजेस आपको नहीं देखनी है, क्योंकि जब आप इंटरवीनिंग स्टेजेस देखोगे तो बहुत सारे लूप होल्स, एंगल्स निकल आएंगे। तो यहां पे यूरोपियन यूनियन जब सीबीएम के मैकेनिज्म को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेगा तो वो तो सिंपल बोलेगा तो हम तो डोमेस्टिकली भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फॉरेन की कंट्रीज पे भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम यहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। इंडिया बोल रहा है बहुत प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि टैक्स लगेगा कि नहीं करेगा, कि वो स्टील इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में बना है या फिर ब्लास्ट फर्नेस में बना है। इस बात पे भी चीजें डिपेंड हो रही है कि जिस पर्टिकुलर डोमेस्टिक मार्केट में स्टील प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे एक्चुअली में उन स्टील प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट आ रही है। इसका असेसमेंट मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन की कंट्री के पास नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन किस हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट को डिफाइन कर रही है बाहर की कंट्रीज के अंदर। फिर यहां पे समझिए कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस की भी बात की गई है। एक जनरल एक्सेप्शन क्लॉज है आर्टिकल 20 ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के अंदर। इस आर्टिकल 20 के अंदर यह लिखा है कि कंट्रीज अगर कोई ऐसे मेजर्स लेती हैं जो कि गैट ऑब्लिगेशंस को वायलेट करते हैं, लेकिन वो तब भी परमिट किए जा सकते हैं अगर ओवरऑल लिस्टेड पॉलिसी ग्राउंड्स के बेसिस पे वो एक्शन लिए गए हों और आर्टिकल 20 के इंट्रोडक्टिव क्लॉज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो एक्शन लिए गए हों।
तो यहां पे यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ये वन ऑफ द पॉलिसी ग्राउंड्स हैं, और इस पॉलिसी ग्राउंड्स को पूरा करने के लिए हम ये सीबीएम के मैकेनिज्म को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे यूरोपियन यूनियन लीगल यहां पे चैलेंज लड़ सकता है अगर यूरोपियन यूनियन को डब्ल्यूटीओ में घसीटा जाता है सीबीएम के मैकेनिज्म को लेकर। इंडिया जैसी कंट्रीज का यह भी बोलना है कि सीबीएम के मैकेनिज्म में एक और पॉइंट बोला गया है कि इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ तब नहीं लगेगा अगर जिस पर्टिकुलर मार्केट से वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पे कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर इन्वायरमेंटल टैरिफ या टैक्स लगाया गया है तो। लेकिन उस इन्वायरमेंटल टैक्स को आप एसेस कैसे करोगे? प्लस दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा वो यूरोपियन यूनियन की जो नॉमिनल जीडीपी है उसके हिसाब से लगाया जाएगा। और परचेजिंग पावर पैरिटी का प्रिंसिपल लगा दें अगर आप, तो इंडिया के अंदर वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट कम दामों में बना होगा, उसके ऊपर कम टैक्सेस लगे होंगे। तो इन कम टैक्सेस को यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट के समय पे ज्यादा टैक्सेस इकोनॉमी के डिफरेंसेस के आधार पर अगर आप लगाओगे तो वो भी यहां पे अनफेयर हो जाएगा। तो इन सब चीजों के चलते इंडिया हो सकता है आगे आने वाले समय में सीबीएम को लीगली कंटेस्ट करे डब्ल्यूटीओ में। हालांकि अभी एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को पेरूज किया जा रहा है। इस समय पे इंडिया बहुत जोरों शोरों से नेगोशिएशन कर रहा है ताकि एक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन साइन हो, और इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन के आधार पर डेफिनेटली सीबीएम के रिस्पेक्ट में भी बातचीत हो रही होगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अ क्रिटिकल जंक्शन इन मणिपुर, ये आर्टिकल लिखा है खाम खुआन सुआन हाउसिंग। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना दोस्तों, ये कौन से पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो एक तो यहां पे आपके लिए अगर आप देखो तो जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर, अमीती कल्चर, आपका कुकी जो कम्युनिटीज ये यहां पे इन्वॉल्व हैं। तो ये कम्युनिटीज कहां से हैं, क्या इनकी हिस्ट्री रही है, तो जीएस पेपर 1 के रिस्पेक्ट से भी ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप आगे देखें तो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी का यहां पे मुद्दा इन्वॉल्व है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा आ जाता है जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के अंदर, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के अंदर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा या एक्सटर्नल स्टेट के द्वारा, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो इस रिस्पेक्ट से ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल थॉट दिया गया है, इस थॉट प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं खाम खुआन सुआंग हाउसिंग साहब? इनका ये बोलना है कि 12 मई को एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया गया 10 कुकी जो लेजिस्लेटर ने, जो कि मणिपुर असेंबली में है और खुद भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, इनका बोलना है कि कुकी जो को इलाके को आप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के ऊपर ये इल्जाम लगाते हुए बोल रहे हैं कि मणिपुर की सरकार मीती लोगों को सपोर्ट कर रही है और वो चिन कुकी मीजो जोमी हिल ट्राइबल्स के अगेंस्ट है, और मीती लोग ओवरऑल इस स्टेट के बंटवारे के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और कुकीज वो लोग बोल रहे हैं कि भैया बंटवारा करो, हमें हमारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो, हम इन मीतीज के साथ रह नहीं सकते। अभी रिसेंटली 20 मई को वैली बेस्ड मीती कम्युनिटी के लोगों ने एक रैली निकाली और उन्होंने बोला कि स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचा के रखनी है, मणिपुर को आप तोड़िए मत। तो अब दोस्तों यहां पे चीजें काफी बिगड़ गई हैं। जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड है मणिपुर के अंदर वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गई है, अग्रेसिव हो गई है। पहले तो क्या होता था कि कुकीजो और मीती लोगों के बीच में बहस होती थी, थोड़ी बहुत असेंबली में बातचीत होती थी, रिप्रेजेंटेशंस जाती थी केंद्र की सरकार की तरफ, मुद्दा शांत हो जाता था, वॉयलेंस नहीं होता था। बट अब तो जमीन पर वॉयलेंस हुआ है, डजन्स में लोगों की जान गई है यहाँ पे। और सीधे सीधे यहां पे कुकीज और कम्युनिटी के लोग ये बता रहे हैं कि जो बीरेन सिंह जी की सरकार है मणिपुर के अंदर वो मीती लोगों को फेवर कर रही है। तो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहां पे स्टेट का बंटवारा करो। तो स्टेट के बंटवारा की ताकत क्या राज्य की सरकार के पास है? ऑब्वियस सी बात नहीं है, ये बहुत बेसिक पॉलिटी का कंसेप्ट जो कि मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। अगर मणिपुर स्टेट को 2 भागों में तोड़ना है तो ये ताकत किसके पास चली जाएगी? एक्सक्लूसिवली केंद्र की सरकार के पास जाएगी अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो पर्टिकुलर डिमांड है कुकीजो लोगों की, इसको यहां पे माना जाएगा नहीं माना जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इससे रिस्पेक्ट में पहले भी बातचीत हुई है। जब 2000 में बीजेपी लेड सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर, उसने बनाया था क्या आपका नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने भी कुकीजो कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में बातचीत की थी, लेकिन उस समय पर मुद्दा इतना ज्यादा वॉयलेंट नहीं हुआ था कि इस हद तक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड को आगे रखा जाए। मतलब चीजें हैंडेबल थी, लेकिन अब चीजें कंट्रोल के बाहर निकल गई हैं। ओवरऑल बहुत ज्यादा डीप डिस्ट्रस्ट
और एक सस्पिशन एग्जिस्ट करता है मणिपुर की सोसाइटी के अंदर। और इस डीप सस्पिशन और मिसट्रस्ट के चलते जो हिल कम्युनिटी के लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि भैया हमारा डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिकल हर प्रकार का सेपरेशन होना चाहिए इन मीती लोगों के साथ। अब आप सेपरेशन करोगे कैसे? ठीक है, अगर मान लो आप इलाकों को बांटते हो तो किस हिसाब से करोगे? एक तरीका तो ये निकलता है कि आप कुकीज वो लोगों का अलग सेपरेशन इलाका दे दो, अपना मीतीज का अलग दे दो, नागाज का अलग दे दो। लेकिन अगर नागा इशू आप इस पर्टिकुलर इशू के साथ जोड़ते हो तो फिर वो नागालिम वाला इशू निकल के आ जाता है। ऑलरेडी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलाम, इस रिस्पेक्ट में बातचीत चल रही है। नागा बोल रहे हैं कि हमें हमारा सेपरेट इलाका दो, हमारा सेपरेट होमलैंड दो। तो नागा लोगों को अलग दो, कुकीजों को अलग दो, मेती को अलग दो, तो वो फिर एक अलग ही डिफरेंट टॉपिक छिड़ जाएगा, यहां पे सारा रायता फैल जाएगा। तो अभी तो कुकीजो वर्सेस मीती की बात हो रही, तो नागा वाले टॉपिक को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा यहां हवा देने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं, एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जा सकता है कुकीजो लोगों के लिए उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे वो डोमिनेंट है। और जिन जगहों पे कुकीज और नागा साथ में रह रहे हैं तो उन जगहों में ओवर द कोर्स ऑफ टाइम नागा के साथ जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन में अक्सर कर ये बात उठाई जाती है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया जाता है और इकोनॉमिक वायबिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाते हो उन कुकीज लोगों की, तो उसमें खर्चा ज्यादा आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहेगा नहीं रहेगा, ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर केस में नहीं आएंगे, मणिपुर के केस में। क्यों? क्योंकि देखिए ऑलरेडी मणिपुर के केस में मणिपुर हिल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की टेरिटोरियल बाउंड्रीज तय हो चुकी हैं और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की टेरिटोरियल बाउंड्रीज एथनिक बाउंड्रीज के साथ मैच करती हैं, जो कि मीती और हिल ट्राइब्स को अलग करते हैं। तो बेसिकली यहां पे ये किया जा सकता है कि कुकी, जू लोग और नागा लोग जिन टेरिटरीज में रहते हैं उन पर्टिकुलर इलाकों को आप एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर तरीके से बना के एथनिसिटी के आधार पर एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर दो। 2016 में अगर आप देखो तो कुछ ऐसा किया भी गया था, 7 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी एग्जिस्टिंग 9 डिस्ट्रिक्ट्स मणिपुर में से। ठीक है, हालांकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से सेपरेट नहीं किया गया। तो अब ये बोला जा रहा है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में मैती लोगों के इंटरफेरेंस को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। और इससे अच्छी बात यह भी होगी कि ये जो हिल इलाके की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे भाई पाए जाते हैं रिच नेचुरल गैस की बेल्ट। तो रिच नेचुरल गैस की बेल्ट का जब एक्सप्लोरेशन, हार्नेसिंग की बात आएगी तो उससे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी उसका बेनिफिट सिर्फ लोकल कम्युनिटीज, कुकीज और कम्युनिटी को जाएगा। तो कल की डेट में एक्सप्लोरेशन के समय पे मीती कम्युनिटी वाले यहाँ पे इन्वॉल्व होकर पैसा भी कमाने लग गए तो फिर कुकीजो लोग फिर से ग्राउंड पे निकल के बवाल करने पे उतर सकते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप स्टेटस को मेंटेन करके रखो, जो मणिपुर का स्टेट आज एग्जिस्ट करता है उसको वैसे का वैसा रखो। लेकिन फिर उसमें भाई देखो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलरेडी कुकीज और कम्युनिटी के लोग और मीती लोग इस समय पे लड़के ये बात प्रूव कर चुके हैं कि इनके लिए साथ में रहना मुश्किल है, फेट अकम्प्ली हो चुका है। मतलब अब तो कुकीज और लोगों की बेसिक डिमांड ही यही है कि हमें भाई साहब एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, नहीं तो हम शांत नहीं बैठेंगे। तो लॉन्ग टर्म में मणिपुर को अगर आप मणिपुरी रखते हो और उसके चलते ज्यादा वायलेंस होता है, ज्यादा बवाल होता है, तो वो एक सेपरेट इशू बन जाएगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा सॉर्ट आउट करने के लिए। तो एडिटोरियल यहां पे खत्म होता है दोस्तों, थोड़ा लंबा हो गया। करंट अफेयर्स पे हम लोग आ जाते हैं। करंट अफेयर्स में पहली न्यूज बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज है दोस्तों। 70 लोगों की यहां पे मृत्यु हो गई ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में। 70 पैसेंजर्स अभी तक कंफर्म डेड हैं, हो सकता है आगे और नंबर निकल के आ जाए। इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में 3 ट्रेनें इन्वॉल्व हैं। दुख की बात यह है, जो कि किस्मत ही खराब थी, यहाँ पे 2 एक्सप्रेस ट्रेन है और एक गुड्स की ट्रेन है। हुआ ये कि शाम को 7 बजे लगभग 2 जो कोचेस थे 12864 ट्रेन के SMVB HWH यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के, ये भाई बहनगा रेलवे स्टेशन के बाद इसके जो डीरेल्ड कोचेस थे, मतलब जो कोचेस थे वो पटरी से उतर गए। अब जब ये कोचेस पटरी से उतर गए, अगर दूसरी तरफ से कोई ट्रेन ना आ रही होती या फिर वो रोक दी जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी तरफ से तेजी स्पीड में आ रही थी 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और वो धाड़ से आके इन डिरेल कोचेस से टकरा गई। इसके चलते टोटल 17 कोचेस यहां पे डिरेल हो गए और ये जो कोचेस डिरेल हो रहे थे, ये एक और गुड्स ट्रेन मालगाड़ी के साथ टकरा गए, उसके भी कोचेस यहां पे डिरेल हो गए। अब तो
या तो ये तीनों ट्रेनें मालगाड़ियां ही होती जिसमें ह्यूमन लाइफ्स कम होती तो शायद जान माल का नुकसान कम होता, जान का तो कम ही होता, माल का चलो एक बार नुकसान हो जाए तो हो जाए, चलता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, दो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन थी और उसके अंदर लोग थे, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, सो रहे होंगे, और इस प्रकार के एक्सीडेंट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं ये आपको पता है। अभी के लिए रेलवे ऑफिशियल्स ने बोला है कि इंक्वायरी कंक्लूड होते वक्त हम ये नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट किसकी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन अगर गलती की वजह से हुआ है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है दोस्तों। बॉडीज को रिट्रीव किया जा रहा है, ठीक है। ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, वेस्ट बंगाल को तमिलनाडु के साथ जोड़ती है। ज़्यादातर जो इसके पैसेंजर्स हैं वो हैं जो कि वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु में जाते हैं या तो काम करने के लिए या अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए। तो अपने आप में जो ये पर्टिकुलर इवेंट है वो बहुत सिग्निफिकेंस है। हो सकता है यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस हो, उसके बारे में आगे बात होगी, बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है ना। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं इनको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है, राज्य की सरकार ने ओवरऑल प्रीमियम मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स पहुंचे हैं उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एकदम से जो अफेक्टेड लोग हैं ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रात के समय पे ये हुआ तो लोकल रेजिडेंट्स जग गए, भाग के आके जितना हो सका उन्होंने मदद करने की कोशिश की, लोग लाइन लगा के ब्लड डोनेट कर रहे थे, 115 एम्बुलेंस उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे दुख व्यक्त किया, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पे टीम को डिप्लॉय किया है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक एक्टिव हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ से ममता बनर्जी जी, आपका तमिलनाडु की तरफ से चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब, सब यहाँ पे मदद भेजने की बात कर रहे हैं। लेट्स सी हम इस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी रिजॉल्व कर पाते हैं। इसको लेके सिक्योरिटी लैप्सेस को लेके रेलवेज में डेफिनेटली आगे और आर्टिकल्स आएंगे जिसमें हम बात करेंगे, ठीक है। फिर भाई पाक टू रिलीज 200 इंडियन फिशरमैन सेज जरदारी। तो अच्छी न्यूज़ है, मैं ये बोलूँगा। जब भी दोस्त देखिए क्या है, हमारे जैसे लोगों को इस प्रकार की न्यूज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे घर तक नहीं पहुंची है। लेकिन जो लोग अफेक्टेड हैं दोस्तों, आप सोचो ये 200 फिशरमैन गरीब लोग हैं, इनका कौन सुनता है, ठीक है। ये पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं ना, इनकी सरकार सुन रही है, पाकिस्तान की सरकार अलग नहीं सुन रही है, तो इनको छोड़ देना अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। ये आप कह सकते हो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इसमें काम आएगी। और मोरालिटी और एथिक्स, भाई चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, आप डिप्लोमेटिकली कितना भी लड़ रहे हो, लड़ते रहो पागल कुत्ते बिल्लियों के टाइप्स, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये गरीब मछुआरे, इन पे क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो, इनको छोड़ दो। तो एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान की तरफ से, जो अच्छा स्टेप है भाई देखो उसकी तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। तो 200 इंडियन फिशरमैन को और 3 सिविलियन प्रिजनर्स को एज ए ह्यूमैनिटेरियन गेस्चर यहाँ पे छोड़ा गया है, ऐसा अनाउंस किया फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने। मई में भी पाकिस्तान ने 198 फिशरमैन को छोड़ा था जो कि कराची की जेल में बंद थे। ये इलीगली कराची के पानियों में फिशिंग करते हुए पाए गए थे। इनको इंडिया को हैंडओवर कर दिया गया था वाघा बॉर्डर पर। अभी के लिए इन 200 को भी वाघा बॉर्डर पर इंडिया को हैंडओवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है कि हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स को, कंपैशन प्रेसिडेंस लेना चाहिए पॉलिटिक्स के ऊपर, ये सब अच्छी बातें। चलिए जो अच्छी बात है उसकी तो देखो तारीफ करनी ही पड़ेगी। आगे, एमईए रिक्वेस्ट चाइना टू फैसिलिटेट प्रेजेंस ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट। ये भी जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस के जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट पे काम का है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए इंडिया ने चाइना को बोला है कि आप फैसिलिटेट करिए कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट वर्किंग एंड रिपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि चाइना की सरकार भारत की सरकार से बोल रही है कि चाइना का केवल एक जर्नलिस्ट बचा है भारत के अंदर और उसका वीजा भी हो सकता है जल्दी लैप्स कर जाए, तो कोई भी चाइना का जर्नलिस्ट इंडिया के अंदर नहीं बचेगा। इंडिया ने बोला कि कर्नाटका में तिब्बतन सेटलमेंट्स में तुम्हारे चाइनीज जर्नलिस्ट क्यों जा रहे हैं। इंडिया ने यहां पे एक और क्वेश्चन उठाया है कि जो इंडियन जर्नलिस्ट चाइना के अंदर काम कर रहे हैं तुम उनको लोकल जर्नलिस्ट क्यों नहीं हायर करने देते हो। देखिए अब इंडिया के जो बड़े बड़े पब्लिकेशन है, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, उन्होंने अपने जर्नलिस्ट भेज रखे होंगे चाइना में, अब वीजा ही नहीं मिला है। अब एक जर्नलिस्ट अगर चाइना में पहुंचेगा तो वो एक जर्नलिस्ट सब कुछ थोड़ी ना कर सकता है, उसको मैन पावर चाहिए। तो वो मैन पावर लोकली एम्प्लॉय करते हैं, चाइना के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। चाइना ने यहाँ पे एक कंडीशन लगा रखी है इंडिया के जर्नलिस्ट के ऊपर कि आप लोकल लेवल पे जर्नलिस्टों को हायर नहीं कर सकते। तो इस बात की इंडिया अगेंस्ट इंडिया बोल रहा है। तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची साहब, इन्होंने बोला है कि भाई हमारी बातचीत चल रही है चाइना के साथ, हम चाइना को बोल रहे हैं कि भैया हमारे ओवरऑल जो भी इंडियन साइड के जर्नलिस्ट हैं उनको आप अपने साइड पे कुल मिला के ये लोकल लोगों को हायर करने दीजिए। लोकल लेवल पे उनको बहुत से परमिट्स होते हैं जो नहीं दिए जाते हैं। इंडियन साइड पे जो चाइनीज जर्नलिस्ट आते हैं कुछ भी करते हैं, किसी भी तिब्बतन सेटलमेंट में घुसते हैं, ठीक है ना, कोई नियम कानून फॉलो नहीं करते हैं। और हमारे इंडियन जर्नलिस्ट जो कि चाइना की धरती पर डिप्लॉयड, उनको इतनी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इंडिया ने, एक बात बता दूं, 2020 में 1 दर्जन से ज़्यादा चाइनीज जर्नलिस्ट इंडियन की धरती पर काम कर रहे थे।
लेकिन जब इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए चाइना के अंदर, तो इंडिया ने भी चाइनीज जर्नलिस्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। फर्क ये हो गया है, मतलब आज की डेट में एंड रिजल्ट ये है कि चाइना का एक जर्नलिस्ट है इंडिया की धरती पर और इंडिया का एक जर्नलिस्ट है चाइना की धरती पर। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अगर इस समय पे चाइना का कोई भी जर्नलिस्ट इंडिया की धरती पर ना हो और इंडिया का कोई भी चाइना की धरती पे ना हो, तो इंडिया को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडियन जर्नलिस्ट जो कि चाइना की धरती पर प्लेस्ड है, उनके ऊपर लगातार स्नूपिंग होती है, उनकी एक्टिविटीज को चाइना की सरकार के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, उनको किसी प्रकार की लोकल रिपोर्टिंग लोकल इश्यूज पर करने नहीं दी जाती है, पॉलिटिकल मुद्दों पर उनको बोलने नहीं दिया जाता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे इंडियन जर्नलिस्ट जो कि चाइना में डिप्लॉयड है, उनके ऊपर यह भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि तुम लोकल लोगों को हायर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे जर्नलिस्ट के रिस्पेक्ट में एक डिबेट सी छिड़ दी है चाइना के साथ। अब इस डिबेट का रेजोल्यूशन कितनी जल्दी होगा नहीं होगा ये तो देखिए आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिर कल की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि एक म्यूरल अखंड भारत का इंक्लूड किया गया था नई पार्लियामेंट में। तो इस बात को लेकर नेपाल के पॉलिटिशियंस परेशान हो गए, अरे ये आप क्या कर रहे हो, हमारे लुम्बिनी को अपने इलाके में दिखा रहे हो। तो इस बात को लेकर भारतीय अथॉरिटीज ने स्टेटमेंट इशू किया है कि इस म्यूरल को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये म्यूरल्स बेसिकली इंडिया के अंदर प्री हिस्टोरिक अशोकन अंपायर को डिस्प्ले करने के लिए दिखाया जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर म्यूरल है वो अशोकन एम्पायर के स्प्रेड को दिखाता था, आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल और पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस को दिखाता था, जिसको अशोका ने प्रोपोगेट किया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो ये म्यूरल उसी को डिस्प्ले करता है, इसको पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भारत सरकार ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। फिर भाई अभी नॉर्वे वर्सेस मिस्टर चटर्जी रानी मुखर्जी की एक मूवी आई है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे रानी मुखर्जी की एक छोटी सी बच्ची को उसको छीन लिया जाता है और ओवरऑल मतलब ये कहते हैं ना कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड बेसिस पे करप्शन चल रहा है। जो फॉस्टर केयर वाले होते हैं, जो भी माँ बाप अपने बच्चों को ठीक तरीके से नहीं रखते, उनके बच्चों को ले जाते हैं, माँ बाप को उनके साथ मिलने नहीं देते, कहीं ना कहीं एक कल्चरल गैप भी है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे अरीहा शाह के साथ। अरीशा शाह के बच्चे को भी जर्मनी में उससे छीन लिया गया। तो अरीहा शाह लगातार इंडियन अथॉरिटीज को और मोदी जी को ये डिमांड कर रही हैं, एक रिक्वेस्ट कर रही हैं कि साहब मेरे बच्चे को मुझसे मिलवा दो। ये जो पर्टिकुलर टॉडलर है, अरीहा शाह का जो बच्चा है, ठीक है ना, उसको जर्मनी में चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के द्वारा ले लिया गया था 2 साल पहले। मतलब 2 साल से बच्चा अरीहा शाह का उसके पास नहीं है। अरीहा एक्चुअली बच्ची का नाम है, इसकी माँ का नाम है धारा शाह। तो अरीहा छीन ली गई अपनी माँ धारा शाह से। अब धारा शाह 2 साल से अपने बच्चे का एक्सेस नहीं पा रही। जर्मन सोर्सेस कह रहे हैं कि हमारा ये डिसीजन सही है, ये जर्मन यूथ वेलफेयर ऑफिस का डिसीजन है, इसको आप बोलते हो जजन मैट, ठीक है ना। इसको इस पर्टिकुलर बच्ची अरीहा की कस्टडी दे दी गई है सितंबर 2021 में। तब से ये बच्ची ओवरऑल आप कह लो जर्मन अथॉरिटीज के पास है। ये कस्टडी जर्मन अथॉरिटीज को दी गई थी जब ये बच्ची 7 महीने की थी। ऐसा बताया जा रहा है, जर्मन अथॉरिटीज का ऐसा बोलना है कि धारा शाह ने अपनी बच्ची को फिजिकली अब्यूज किया। अब भैया फिजिकल अब्यूज की डेफिनेशन जर्मनी के अंदर बड़ी ही ज़्यादा लिबरल है। इंडिया के अंदर तो नॉर्थ इंडिया में खासकर जहां मैं पला बड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश चाहे देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, जब तक माएँ एक दिन में बच्चों को 10 मतलब 3 से 4 बार ना धपड़ियाँ हैं तब तक समझ में नहीं आता। मैं तो कितना पिटा हूँ मम्मी से, कोई हिसाब ही नहीं है। मैं मेरी बहन मतलब नॉर्मल है। हमारे घर के नेबरहुड में बच्चों का माँ बाप से पिटना नॉर्मल था, बच्चों को भी फर्क नहीं पड़ता था, माँ बाप को भी फर्क नहीं पड़ता था। हमारे यहाँ तो मम्मी अगर काम से टेंशन में है तो उनको समझ में नहीं आया क्या करे तो बच्चे को धाड़ से लगा दिया मुंह पे, नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जर्मनी और डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है। जर्मनी डेवलप्ड कंट्रीज में भैया आई विल सी यू, बच्चा ही सू करने लगता है माँ बाप को। तो यहाँ पे किसी ने आसपास में कंप्लेन की कि हाँ भाई ये माँ अपने बच्चे को ठीक तरीके से नहीं रख रही है, तो भाई बच्चे को ले गए चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज वाले। और इस चीज को बड़े ही प्रॉपर तरीके से नॉर्वे, वैसे तो मैंने मूवी देखी नहीं है नॉर्वे वर्सेस मिस्टर चटर्जी रानी मुखर्जी वाली, बट ऐसा सुना है कि उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। आपने अगर देख रखा है और ओवरऑल आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स धारा शाह की यहाँ पे मदद करने की कोशिश कर रही है और ये भी बोल रही है कि भाई जर्मनी वालों ने बच्चा ले लिया, उसके बाद उसको एक फॉस्टर फैसिलिटी से दूसरी फॉस्टर फैसिलिटी में शिफ्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। लगातार कंज्यूमर एक्सेस मांग रहे हैं ओवरऑल इंडिया वाले इस पर्टिकुलर बच्चे का, बट जर्मनी वाले दे नहीं रहे, ठीक है। और फॉस्टर केयर मतलब जिस बच्चे को जहां पे दिया जा रहा रखने के लिए, वहां पे भी शिफ्टिंग की जा रही। पहले एक पर्टिकुलर इंडियन फैमिली को बच्चा दिया गया अरीहा, उस इंडियन फैमिली को पता चला कि काफी तगड़ी मीडिया कवरेज है तो उन्होंने अपने पास रखने से मना कर दिया, फिर दूसरे बच्चों को माँ बाप को दिया गया, फॉस्टर होम को दिया गया। तो इस प्रकार से आप इतनी तेजी से फॉस्टर होम बदल रहे हो, जर्मन अथॉरिटीज को भारत सरकार पूछ रही है ये कौन सा बच्चे के हित में। एक बच्चे को एक सेट होम ही नहीं मिल पा रहा है,
एक सेट पेरेंट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चा अपने माँ बाप के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अलग कर रहे हो, तो उसको अलग करके एक फॉस्टर होम में रखा, फिर वहां से दूसरे में शिफ्ट किया, तो बच्चा भी तो एक सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूएशन नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहा है ना। तो ये तुम्हारा कैसा कल्चर है कि तुम माँ बाप ही बदल रहे हो लगातार। बहरहाल हमें पूरी तरीके से डिटेल्स पता नहीं है। धारा शाह को भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंडियन कल्चरल सेंटर है बर्लिन में, वहाँ पे कल्चरल इमर्शन कराया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि इंडिया की तरफ से जो माँ बाप जाते हैं, लोग जाते हैं, वो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के कल्चर के साथ उतनी जल्दी अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे बच्चों को थपड़ियाना, मारना, उनको डांटना, ये सब अलग ही सेंस में लिया जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में इस केस के ऊपर बातें चल रही हैं, और बहुत से ऐसे केसेस होंगे। मुंबई बेस्ड जो पेरेंट्स है धारा भावेश, वो रिसेंटली महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब से मिले और उनसे मदद मांगी। लेट्स सी क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में बाद में। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। न्यू गाइडलाइंस फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर लाइट बट टाइट, सेस यूजीसी चेयरमैन। लाइट बट टाइट मतलब अच्छा राइम करा दिया है यहाँ पे। एजुकेशन के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपके काम की है। तो अगर आप जीएस पेपर 2 में चले जाओ तो इशू इज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वहां पे न्यू आपके काम की। ठीक है, अब हुआ क्या है भैया, नई सेट ऑफ रेगुलेशंस डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के लिए रिलीज की गई हैं, और ये पहले ही रिलीज हो चुकी हैं। किसके थ्रू रिलीज हुई हैं तो आप समझिए। पहले एग्जिस्ट करता था यूजीसी इंस्टीट्यूशंस डीम टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2019, इसको बदल के लाया गया यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन इंस्टीट्यूशंस डीम टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2023। ठीक है ना। अब ये जो नए 2023 के रेगुलेशन है, इनको भाई क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो इसके क्रिटिसाइजमेंट के अगेंस्ट में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने बोला है कि भाई केंद्र की सरकार का प्रॉपर प्लान है कि यूनिवर्सिटीज को फोकस कराया जाएगा क्वालिटी के ऊपर, एक्सीलेंस के ऊपर, रिसर्च इकोसिस्टम उनका स्ट्रांग किया जाएगा, ताकि इंडिया के हायर एजुकेशन लैंडस्केप को लॉन्गर टर्म में हम इवॉल्व कर सके, सुधार सके। ये बात यहां पे बोली जा रही है। तो ये जो नए रेगुलेशंस हैं, ये क्वालिटी फोकस्ड यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। इन नए रेगुलेशंस में किसी भी प्रकार से चीजों को मेलो डाउन नहीं किया गया है, न्यूट्रलाइज नहीं किया गया है। रही बात डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का खिताब, तो ये खिताब दिया जाता है यूजीसी एक्ट 1956 के हिसाब से। जब इंडिया का हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटल हो जाएगा पार्लियामेंट के एक्ट के बाद, तब डीम टू बी यूनिवर्सिटीज का खिताब भी हम प्रॉपर फंक्शनिंग यूनिवर्सिटीज में बदल सकते हैं। अब पहले प्रॉब्लम क्या है, पहले डीम टू बी यूनिवर्सिटीज का खिताब लाने के लिए एक यूनिवर्सिटी का 20 साल के लिए एग्जिस्टेंस में रहना जरूरी होता था, तभी उसको एक खिताब मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारे कोर्सेज को पढ़ा रही है, उसकी NAAC ग्रेडिंग अच्छी है, उसका NIRF रैंकिंग और NBA ग्रेडिंग ठीक है, तो उसको कंसीडर किया जा सकता है डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के लिए। क्या पैरामीटर्स है? पैरामीटर ये है कि NAAC A ग्रेड कम से कम 3.01 CGPA होना चाहिए लगातार 3 एजुकेशन साइकिल्स के लिए, या फिर NBA एक्रेडिटेशन होना चाहिए फॉर 2/3 ऑफ द एलिजिबल प्रोग्राम्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स, या फिर वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप 50 में आना चाहिए, या फिर ये पिछले 3 सालों में, या फिर NIRF के टॉप 100 रैंकिंग्स में आना चाहिए वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पिछले 3 सालों में। तो इन ओवरऑल पैरामीटर्स के आधार पर डीम टू बी यूनिवर्सिटीज का खिताब दिया जा रहा है। वो 20 साल वाला क्लॉज हमने हटा दिया। तो ऐसा करके हमने किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटीज की फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं किया है, इनफैक्ट हमने उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश की है, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। इससे लॉन्ग टर्म में फोकस्ड रिसर्च ओरिएंटेड क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट होगी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। एडा आइज इंश्योरेंस पुश इन रूरल एरियाज विद बीमा वाहक। भाई देखिए, बीमा वाहक स्कीम, इसके बारे में पिछले 2-3 दिन से बात हो रही है। जो बीमा वाहक स्कीम है, ये जो एडा का इंश्योरेंस गोल है ना, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, इसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है। तो बेसिकली यहां पे हुआ यह है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो प्लान बनाया है इंश्योरेंस अवेयरनेस का और पेनिट्रेशन इन द हिंटरलैंड रूरल एरिया का, इसको मोमेंटम मिलेगा क्योंकि नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की गई है एडा के द्वारा बीमा वाहक के लिए। बीमा वाहक एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा जो कि हर ग्राम पंचायत के थ्रू रूरल इलाकों में रहने वाले लोगों के पास पहुंचेगा। तो बीमा वाहक एक सेंट्रल कंपोनेंट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 की इस एडा की स्कीम का, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्थापित की जाए गांव में रहने वाले लोगों के साथ। किसके द्वारा? कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के द्वारा भी और बीमा वाहक इंडिविजुअल इंश्योरेंस के द्वारा भी। ठीक है भाई, ये सब बातें यहां पे बताई जानी। तो लोकल्स का ट्रस्ट जीत के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन उन तक पहुंचाना और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की सर्विसेज सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना,
यहां पे इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे केवाईसी करवाने के लिए और AML कंपोनेंट के लिए। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर नॉर्म्स और AML मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि होता क्या है कि इंश्योरेंस में भी एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला एलिमेंट होता है। तो बेसिकली इस बीमा वाहक स्कीम में इन दोनों चीज़ों पे भी ध्यान रखा जाएगा। इसकी जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की गई हैं उसके ऊपर पब्लिक कमेंट्स दे सकती है 22 जून तक। तो ये जो बीमा वाहक है इमेंस प्रॉमिस देता है, पावरफुल फोर्स बनाने की बात करता है इंश्योरेंस इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। जो भी डाइवर्स नीड्स हैं एक ग्राम पंचायत की उनको फुलफिल करेगा बीमा वाहक। लोगों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में बातचीत करेगा, उन रिक्वायरमेंट को ग्राउंड लेवल के चैनल पे फुलफिल करने की कोशिश करेगा। लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, देखिए इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक प्रकार का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी है। इंश्योरेंस क्या है, सोशल सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड, आप कह लो ऑर्गेनाइज्ड जो प्रोटेक्शन सिक्योर चैनल्स हैं उनका एक्सेस करवाएगा बैंकिंग सेक्टर में। इन लोगों को जो पैसा कमा रहे हैं उसका एक्सेट अमाउंट ऑफ पैसा इन लोगों का सेव भी होगा और उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के थ्रू जो सिक्योरिटी मिलेगी गाँव के लोगों के पास वो अपने आप में बहुत बड़ी होगी, चाहे वो हेल्थ की सिक्योरिटी हो, एक्सीडेंट की सिक्योरिटी हो, ओवरऑल आपके घर टूटने की, क्रॉप्स की, हर प्रकार की। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें दोस्तों। मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर डाउनलोड कर लीजिए PDF के और बाकी अपडेट्स के लिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।